हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आईएफएस के इस शानदार प्लेटफॉर्म पर। एंड आज हमारे साथ और एक टॉपर जुड़ चुके हैं। इनकी बहुत एक इंस्पिरेशनल स्टोरी है, कैसे इन्होंने इस एग्ज़ाम को टारगेट किया, कितने अटेम्प्ट्स लगे, कैसे प्रिपरेशन किया, कौन से मिस्टेक्स को इन्होंने पहचाना है और उसके ऊपर काम किया है। ये सारी बातें आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं। बहुत इंटरेस्टिंग होगा ये वीडियो। बहुत इनका जो लाइफ है वो जो ईसीजी लाइन होती है उसकी तरह उतार चढ़ाव इनमें देखने को मिलता है। तो ऐसे ही बहुत सारी बातें हम इनसे करने वाले हैं, बहुत सारे एक्सपीरियंस इनसे हम सुनने वाले हैं। जो एक्सपीरियंस को इन्होंने एक्चुअल टाइम दिया है, आपको वो डायरेक्टली इस वीडियो के माध्यम से पता चल जाएगा कि कौन सी मिस्टेक्स नहीं करनी है। तो सबसे पहले तो इनका स्वागत करते हैं इस यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पर। एंड प्लीज आपका इंट्रोडक्शन करवाइए। सर मेरा नाम मोहम्मद कासिम है और मैं राजस्थान सीकर से ताल्लुक रखता हूँ और मेरा ग्रेजुएशन भी सीकर के एसपी गवर्नमेंट कॉलेज से हुआ है, वो भी हिंदी मीडियम से। उसके बाद मैंने एमएससी एमटेक की प्रिपरेशन कोचिंग सेक्शन से की थी और फिर मैंने वहाँ एंट्रेंस दिया आईआईटी और जामिया मिलिया इस्लाम। उसके बाद मैंने जामिया मिलिया में सिलेक्शन के बाद मैंने एमएससी वहाँ जामिया मिलिया से की, बायोकेमिस्ट्री सब्जेक्ट थी। एमएससी करने के बाद मेरा 2023 में मास्टर्स कंप्लीट हो चुका था। उसके बाद मैंने पीएचडी के लिए एनरोल कर दिया था, क्योंकि मेरा जब दिसंबर में सीएसआर का एग्जाम दिया था तो मेरा परसेंटाइल 42 के आसपास बन रहा था। तो मैंने उसी दौरान पीएचडी में अपना एनरोल ले लिया, लेकिन जब रिजल्ट आया तो मेरा 0.5 से 0.5 हुआ। ओके तो आपने कहा कि जो ग्रेजुएशन से आपने मास्टर्स में शिफ्ट किया, आपने कहा आप हिंदी मीडियम से इंग्लिश मीडियम में हैं। तो सबसे पहले तो रहेगा कि ये चैलेंज आपने कैसे स्वीकारा है, कैसे टैकल किया है इस हिंदी मीडियम से इंग्लिश मीडियम में आना। सबसे बड़ी बात मेरे लिए यही था कि मैं इसको कैसे बैलेंस करूं, क्योंकि जितने भी मेरे कंपटीशन में स्टूडेंट्स थे सब इंग्लिश मीडियम से थे और अच्छे खासे स्टूडेंट लोग आ रहे थे। तो मैंने अपना अपना स्टडी टाइम बढ़ाया और इसमें मैंने कोशिश की अपने आप को इंग्लिश में डालने की कोशिश की। जहाँ भी जो भी मैंने पेपर पढ़े या कोचिंग की तो मैं इंग्लिश टर्मिनोलॉजी ज़्यादा यूज करने लगा और उनका मतलब अंडरस्टैंडिंग तो मैं हिंदी में करने लगा, लेकिन टर्मिनोलॉजी मैंने शिफ्ट कर दी जो भी थी। और मैं इस चीज में बार बार रिवीजन करता रहा, बार बार समझ गया और धीरे धीरे उसको मैं बैलेंस कर पाया। तो उसी दौरान ये सब कंसिस्टेंसी मैंने अपने आप में रखी, उसी वजह से मेरे ख्याल से मैं इस चीज को और कर सकता। मतलब आपने खुद की एक टेक्निक यूज इस्तेमाल करी या फिर इजाद की कि कैसे इंग्लिश में थोड़ा फ्लुएंट हो या फिर इंग्लिश को समझा जाए, राइट। मतलब समझते हिंदी में थे, वर्ड्स को कन्वर्ट करते थे इंग्लिश में। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ये आपका कितना कौन सा अटेम्प्ट था? मैंने ये मेरा थर्ड अटेम्प्ट था। ओके। मैंने दिया था अच्छे से प्रिपरेशन करके आई पे तो आगे काफी। और मैंने दिसंबर वाला आईपीएस 2023 वाला ज्वाइन किया था कोर्स, तो वहाँ पे मैंने अच्छे से प्रिपरेशन की। लेकिन मेरा जो सिर्फ हिंदी मीडियम से इंग्लिश मीडियम, मैंने इंग्लिश मीडियम के पेपर अटेंड किया था क्योंकि मैं हाइब्रिड मोड में अब मुझे हिंदी अच्छे आती थी। तो मतलब प्रिपरेशन मेरा अच्छा था, कॉन्सेप्ट अच्छे थे, मैंने आईपीएस में एकदम अच्छे से बनाया था। लेकिन वहाँ जो पार्ट सी के क्वेश्चन थे वो पैराग्राफ टाइप के बड़े बड़े क्वेश्चन आते थे। तो वो अब एक एक लाइन के अगर इंग्लिश में हम मीनिंग निकालना आसान है, लेकिन बड़े बड़े पैराग्राफ, तो उस वजह से मैंने फिर भी अपना इम्प्रूव किया और मैंने उस दौरान भी एलएस निकाल दिया, लेकिन कैरेक्टर में लगे गया। फिर जून 2023 में 24 वाला मैंने एग्जाम किया, उसमें मेरी अच्छी प्रिपरेशन थी। मैंने आईपीएस कंसिस्टेंस में जुड़ा रहा, मैंने क्रैश कोर्स ज्वाइन किया। तो लेकिन उस दौरान मेरी तबीयत थोड़ी खराब हो गई एग्जाम की, उस वजह से मेरा एग्जाम हो गया। इस बार मैंने आईपीएस के नोट जो मैंने बता रहा कि मैं सबको बोला था, फिर मैंने ये एग्जाम किया और मेरा एग्जाम अच्छा गया और मैंने इस बार दिया। एंड एवरी अटेम्प्ट में आपने क्या क्या चीज़ें सीखी है और उसको अपने प्रिपरेशन में लगाई है? सर मुझे ये लगता है कि जो BYQ क्वेश्चन प्रैक्टिस है वो सबसे बड़ा रोल मेरा करता है। चाहे हम कितने भी नोट्स को अच्छे से पढ़ लें और कितने में समझ लें, लेकिन हमने अगर क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं किया तो वो सारा का सारा एक तरीके से मतलब यूजफुल नहीं होगा। जब तक हम क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं तो मेरे ख्याल से नोट्स को पढ़े, अच्छे से समझे, उसके बाद अगर जितना हो सके
क्वेश्चन प्रैक्टिस करें, क्योंकि जो सीएसआर के एग्जाम में पार्ट्स की में 35-40 क्वेश्चन आते हैं और हमने 25 अटेम्प्ट करने होते हैं। अगर हमारा पीवाईक्यू बेस कॉन्सेप्ट है 10 क्वेश्चन भी बन गया और हमने आगे से पढ़ा है, क्योंकि सर बहुत सब क्वेश्चन आते हैं, सर जेनेटिक्स में कॉम्प्लीमेंटेशन ग्रुप हो गया, पार्ट की एग्जाम में बड़ा क्वेश्चन आता है, इतना बड़ा पैराग्राफ हमको लिखना है। लेकिन अगर हमें पता है कि अगर हमने पीवाईक्यू पे क्वेश्चन लगाए हो तो हम आसानी से उसको कर पाएंगे, जबकि इतना टाइम नहीं लगेगा। और बहुत सारे क्वेश्चन मॉलिक्यूलर बायो में रेप्लिकेशन चाहते हैं, उसमें रेप्लिकेशन का में सब कुछ नोट सब याद होते हैं, बहुत पता होता है, लेकिन जब उसमें क्वेश्चन आते हैं वो पैराग्राफ का हिस्सा है, लेकिन हम उसको देख पा रहे हैं पीवाईक्यू से तो हम बिल्कुल उसको अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे, चाहे हमने रेप्लिकेशन की दुनिया अच्छे से पढ़ा तो नहीं दे सकते। तो मेरे ख्याल से पीवाईक्यू स्टोरी करना और उसका हमारा ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो मुझे लगता है आपने ये जो आपका एक्सपीरियंस दिख रहा है आपकी बातों में, आपने बहुत जाना है एग्ज़ाम को कि कैसे एग्ज़ाम में सवाल पूछते हैं, कैसे वो कि कौन से लेवल के सवाल वो पूछते हैं, ये सब आपने जाना। ये मेरी डायरी है सर, मेरी डायरी ओके मेरी हो गया आपको ओके मेरे प्रिपरेशन के दौरान ही बनाई थी, और मुझे एजुकेटर ने यही बताया था कि आप नोट्स को ना लिखे ना बनाए, क्योंकि आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर रहे हैं, तो बेहतर ये होगा कि एक आप शॉर्ट नोट्स बनाएं और उसकी रिवीजन में आपको आसानी। तो मेरे सर ये 12 मंथ की डायरी थी, तो मैंने 12 मंथ को एक यूनिट में तो कवर कर लिया। तो सर मैंने इसमें पार्ट में अपने आपको चैलेंज दिया था कि मैं पार्ट में 25 आउट ऑफ करूंगा। हाँ 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 मैं लेकिन मैं आपको चैलेंज दूंगा। तो सर मैंने जैसे एक यूनिट को एक मंथ में उसको लिख लिया है, और मुझे हम किस तरीके से कौन से पार्ट में कैसे किस तरीके की स्ट्रेटजी अपनानी है, उस तरीके से मैंने उनको अपना टारगेट फिक्स किया, क्योंकि मैं इस सब्जी देव बायोलॉजी में और मैंने ब्रिलियंट ब्रिलियंट ओके मैंने क्या किया था, जैसे कि अगर हम ऑटोनोमस स्पेसिफिकेशन देखें या कंडीशनल स्पेसिफिकेशन देखें, तो मैंने उनकी एक्सप्लेनेशन या फिर कुछ ऐसा नहीं, मैंने कीवर्ड यूज किया और उनके एग्जाम्पल जो अगर याद करना हो तो मैंने उसी तरीके से नोट बनाए, ताकि मैं अगर इसको रिवीजन भी करूँ, क्योंकि हम 1 मिनट को रिवीजन करें तो उसमें 2 दिन 3 दिन या 4 दिन राइट एग्जैक्टली। लेकिन अगर उसको शॉर्ट नोट में तब्दील करना तो काफी आसान है। मतलब शॉर्ट नोट्स आपने शॉर्ट नोट्स की तरह ही बनाई है। दूसरा ये कि मैंने क्या किया था, पीवाईक्यू को मैंने अच्छे से एनालाइज किया और उन सब पीवाईक्यू को मैंने अपने आप में लिख किया कौन से टॉपिक कितने इंपॉर्टेंट है। तो मैंने जैसे सर बोल पाया मैं यूकेरियोट इन रेगुलेशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, देखो पाया मैं मैमोरियन डेवलपमेंट सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, सेल सिग्नलिंग में प्रिंसिपल सेल कम्युनिकेशन जो डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, सर सेल बायो से बायोकेमिस्ट्री तो मेरे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं। तो मैंने सर ये किया कि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे प्रैक्टिस जो आ रहे थे उनको तो मैंने अपने आप में फिक्स कर दिया था कि मुझे ये तो बिल्कुल नहीं छोड़ना है और इन पे अच्छे से मुझे अपने आप में कमांड करना। तो मैंने इन पे एकदम अच्छे से काम किया और मुझे ये लगा कि फिर मुझे कॉन्फिडेंस आता गया और क्वेश्चन मैंने प्रैक्टिस करते थे, साथ ही मैं कंसिस्टेंट कर रहा। अगर ये वीडियो बाकी लोगों ने देख ली तो वो कमेंट सेक्शन में बोलेंगे कि भैया हमें भी वो बुक भेज दो। इतना वैल्यूबल आपने कंटेंट उसमें बनाया है, बहुत अच्छे तरीके से आपने उसको अरेंज किया है। जैसे सर पार्ट है जो जनरल एप्टीट्यूड था वो मुझे बिल्कुल नहीं बन पा रहा था, मुझे नहीं आता था कि मेरी प्रैक्टिस की नहीं होती और मैं बायो से तो मुझे बिल्कुल डर सा लगा था और मुझे लगा था कि टाइम इस पे वेस्ट होना चाहिए। तो मैंने उसकी बजाय अपने आप को पार्ट्स की तरफ फोकस किया, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर पार्ट्स की अच्छे से गया या क्वेश्चन प्रैक्टिस उसमें अच्छे से हो गई तो मेरे ख्याल सिलेक्शन की चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो 20 के ऊपर क्वेश्चन उसमें सही हो गए। तो मतलब आपने अपने वीकनेस की तरफ ज़्यादा ध्यान न देते हुए अपने स्ट्रॉन्ग जोन को और स्ट्रॉन्ग कर दिया, मतलब वो कंपनसेट करे, है ना। अगर आप ए को सॉल्व नहीं कर रहे हैं तो उसके मार्क्स तो आपको कहीं ना कहीं से तो निकालने हैं, तो आपने सी को स्ट्रॉन्ग कर दिया, बी को स्ट्रॉन्ग कर दिया। बहुत बहुत अच्छी टेक्निक आपने लगाई। तो ये जो पीएचडी करने से पहले ही आपने पीएचडी कर ली सीएसआईआर में, ये मैं कह सकता हूँ। बस यही कहना चाहता हूँ जो भी लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं अपना कॉन्फिडेंस फील नहीं कर रहे, मुझे लगता है कि पीवाईक्यू क्वेश्चन सीएसआईआर का अगर आप सीएसआईआर एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं पीवाईक्यू क्वेश्चन सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि सर पार्ट ही डिसाइड करता है
और पार्ट थ्री के कई क्वेश्चन मतलब 75 रिपीट नहीं होते, लेकिन कंसेप्ट रिपीट होता है, right? बिल्कुल। तो उससे क्या है कि अगर 5 क्वेश्चन भी बन गए तो चांस बहुत बढ़िया। राइट, एग्जैक्टली। तो बहुत अच्छे तरीके से आपने इसको जाना है, इस एग्ज़ाम को। एंड मैं पूछना चाहता हूँ कि ऐसे कुछ यूनिट्स थे जो आपको बहुत चैलेंजिंग लगते थे? सर मेरा जो डाइवर्सिटी जो डाइवर्सिटी और इकोलॉजी इवोल्यूशन, वो सर मैंने कर लिया था, इकोलॉजी एंड इवोल्यूशन। हालांकि मेरा मास्टर्स बायोकेमिस्ट्री में था, लेकिन तो जो डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ है मुझे बिल्कुल नहीं हो पाया। हाँ, मैं फिर भी इनमें से कई टॉपिक जो मैंने है वो पूरा नहीं छोड़ा। किसी भी यूनिट को कंप्लीट नहीं छोड़ना चाहिए मेरे ख्याल से। राइट, एकदम इजी बन जाते हैं जो आसानी से होते हैं। एग्जैक्टली। पार्ट की में इकोलॉजी से क्वेश्चन आया था, वो आया था बायो जून 2024। तो सर क्वेश्चन कहीं से भी नहीं आया। अगर यूनिट छोड़ देंगे तो उससे कोई फायदा नहीं। मुझे लगता है कि अगर हाँ बिल्कुल। अब डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ आपको छोड़ना है, लेकिन आप ये करिए कि उसमें से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर करते हैं, कम से कम वो तो भी क्या करें। Right. मतलब मैं भी बहुत वीडियो में ये कहता हूँ कि आपको अगर नहीं आ रहा है, डिफिकल्ट जा रहा है वो, तो आप छोड़ सकते हो, बट कंप्लीट में मत छोड़ना। कुछ कुछ जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो आप लगता है कि ये मुझे आ सकते हैं और इससे क्वेश्चंस बनते हैं, तो वो पढ़ के जाइएगा। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। बिकॉज अब क्या हो गया है ना, 2-3 टर्म में से ऐसा इंटरडिसिप्लिनरी क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं। 2-3 यूनिट मिला के एक क्वेश्चन ऐसे बनाते हैं, तो इसकी वजह से आप छोड़ नहीं सकते कोई भी क्वेश्चन, बिकॉज इट्स लाइक अ गैम्बल, है ना। कोई भी यूनिट आपने छोड़ दिया तो मतलब आपने जुआ खेल लिया है CSR एग्जाम के साथ, कि अगर नहीं आया तो अच्छी बात है, आ गया तो डूब के लेके जाएगा आपको वो। राइट। तो फिर क्या प्लान है आगे आपके फ्यूचर में? तो अभी तो आपका PhD चल ही रहा है, तो कहाँ से आप PhD कर रहे हो? मैं तमिल इस्लामिया से डिपार्टमेंट बायोसाइंस से भी बड़ा सीख लिया और ये काफी अच्छी जर्नी है। और मुझे लग रहा है कि मैं बीच में एंट्रेंस एग्जाम निकाल पाऊंगा, क्योंकि एक बार PhD ज्वाइन करने के बाद आप पेरेंट्स करना थोड़ा मुश्किल है। राइट, एग्जैक्टली। टाइम दिया। CSR एग्जाम एक इजी एग्जाम है नहीं। अगर हम ले इसको कंस्टेंटली आपको पढ़ना पड़ेगा, अच्छे से टाइम देना होगा, अपने कॉन्सेप्ट एकदम अच्छे से बनाने होगा। और ये एग्जाम मुझे लगता है कि इंफॉर्मेटिव कम और कॉन्सेप्ट ज्यादा। आपको रटने की चीजें मेरे ख्याल से पार्ट बी में आते हैं, लेकिन उस पार्ट बी में भी तो कॉन्सेप्ट क्वेश्चन राइट राइट, उसमें भी स्टेटमेंट वाले देखने को मिल रहे हैं इस क्वेश्चन में। जैसे मेरे ख्याल से ये कि आपको इंफॉर्मेशन ज्यादा ना रखनी होता है, तो इंफॉर्मेशन आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। ये मेरे ख्याल से क्वालिटी पे काम है, क्वांटिटी जैसे हम करते हैं। आपको कमांड होना चाहिए, आपको पढ़ रहे हो, आप जो यूनिट तैयार कर रहे हो, जो टॉपिक्स आप कर रहे हो, उससे आप कमांड हो, आपको कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो। राइट। तो कैसा रहा ये PhD वाला दौर? बिकॉज बहुत सारे लोग CSR का एग्जाम क्रैक करके PhD करते हैं, बट आपने PhD के 2 साल होने के बाद एग्जाम को क्रैक किया है। तो ये PhD करना ये किसके ऊपर निर्भर करता है? मतलब आप कैसे स्टेबल रखते हो? बिकॉज 5 साल एक लैब में निकालना, वही 4 दीवारी में, तो कैसा होता है ये एक्सपीरियंस? PhD जहाँ मैंने ज्वाइन किया है और जो मेरे सुपरवाइजर है वो काफी सपोर्टिव, मुझे इसलिए टाइम दिया। दूसरी बात है, PhD में शुरुआत में कोर्स वर्क चलता है 6 महीने 8 महीने का, तो मेरा वो चला। तो कोर्स वर्क में क्लासेस चलती है, तो मैंने जनरली अपनी प्रिपरेशन भी चालू रखी और कोर्स वर्क की क्लासेस भी रखी। मेरा रिसर्च का काम स्टार्ट नहीं हुआ था, तो मैंने कोर्स वर्क के एग्जाम देता रहा और कोर्स वर्क की क्लासेस लेता रहा और प्रिपरेशन कंटिन्यू करता रहा। साथ साथ सुपरवाइजर से मैंने बात की जब रिसर्च का, वो मैंने बोला कि सर मेरा 0.5 से होता है, मुझे लगता है कि मेरा निकल जाएगा, मैं आसपास में मुझे बहुत अच्छी तैयार है। उन्होंने मुझसे भेज दिया और उन्होंने मुझे उसका ज्वाइन करके अपना टाइम तुम कर सकते हो। तो ठीक सर, जब अपन किसी को दिखाते अपना कुछ मेहनत अपना काम लगता है लोगों को, तभी कोई एग्जैक्टली वही बोलते हैं ना कि अगर आपने मांगा नहीं तो माँ भी खाना नहीं खिलाती है। राइट। तो वो जो है आप खुद को बताना पड़ता है कि यस इट इज़ माई इंटरेस्ट। राइट। कोई भी आपको परोसेगा नहीं, आगे आपको दिखाना पड़ता है, जताना पड़ता है आप कितने क्रेविंग हो, कितने डेस्परेट हो उस चीज़ को पाने के लिए। तो आपने वो करके दिखाया है एंड आई होप आपको देख के बहुत सारे लोग इंस्पायर होंगे। एंड जो भी लोग छोड़ चुके हैं इसको देखने का सपना, फिर से वो प्रिपरेशन में लग जाएंगे कि हमसे भी हो सकता है, हम भी इसको अचीव कर सकते हैं। एंड एट द एंड कुछ आप आपकी तरफ से हमारे स्टूडेंट्स को कहना चाहोगे?
एग्जाम मेरे ख्याल से बहुत अच्छा एग्जाम है, और अगर आप इसमें क्वालिफाई कर पाते, नेट क्वालिफाई कर पाते, तो आपको अलग बेनिफिट है। आपका डायरेक्ट हो गया तो आप और अच्छे उसके और अच्छे बेनिफिट। तो ये एग्जाम मेरे ख्याल से क्वालिटी एग्जाम है, जिसमें मैंने बताया कि आप अपने स्टेज पे, अपने कॉन्सेप्ट पे जितने अच्छे कमांड में लगाओ, तो ये एग्जाम मेरे लिए आपके लिए आसानी बन जाएगा। आपको इंफॉर्मेशन रखने की कोई जरूरत नहीं है, जैसे एक एग्जाम लोग रखते हैं, वो एग्जाम ये एग्जाम वो एग्जाम दो। ये एग्जाम अगर आपको कॉन्सेप्ट आपको, जैसे मैंने आपको कम्युनिकेशन पूरी क्वेश्चन बताया, ये इसका अगर आपको इसका कॉन्सेप्ट आता है, जैसे ग्रुप में डाल दें, बाद में पॉजिटिव वाइब रेक्टिफिकेशन का जैसे कॉन्सेप्ट कैसे बनता है, वो कैसे तो आपको पता है। तो इस एग्जाम मेरे बच्चे रखना है बायोलॉजी की टेक्निक पढ़ी हुई है, वो भी आप ऐसे इसकी क्वेश्चन बायोस्टैटिक्स से क्वेश्चन कर सकते हैं। नाइस नाइस, वेरी नाइस, एंड बहुत लोगों को हेल्पफुल होगी ये इन्फॉर्मेशन। एंड हम आशा करते हैं कि बहुत अच्छे तरीके से आप रिसर्च करोगे आगे जाके, एंड इस CSR के में जो नॉलेज मिला आपको वो अप्लाई करोगे आप अपने PhD में। एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग फ्यूचर, एंड बहुत अच्छी तरीके से PhD करिएगा। एंड IFS इज़ वेरी प्राउड ऑफ यू, एंड थैंक यू फॉर योर प्रीशियस टाइम।